हेलो, आप सब लोगों का स्वागत है। आइए इस लेक्चर के अंदर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स की। जो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अलग अलग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स इमर्ज होके आई टाइम टू टाइम, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स क्यों उभर करके आई, तो हम देखते हैं कि 1948 के आसपास, 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। उसके अंदर ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था और कुछ ह्यूमन राइट्स उसके अंदर डाले गए थे। तो बेसिकली उस टाइम पे एक अवेयरनेस रेज होने लगी पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। और फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी आ जाता है 1948 का, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो दिए गए थे और ये कहा गया था कि ये ह्यूमन राइट्स होंगे। अब पूरी दुनिया में जो है वो अलग अलग ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स उभर करके आई। कहीं पे लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे थे, कहीं पे लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे थे। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स उभर करके आई। लेकिन इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस होगा इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स उभर करके आई उनके ऊपर। तो बेसिकली हम देखते हैं कि लेट 20th सेंचुरी में, मतलब 1980s के दौरान या 1970s के दौरान इंडिया में भी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स जो है वो उभर करके आई। जैसे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, उस वक्त लोगों के ह्यूमन राइट्स जो थे वो वायलेट हो रहे थे। तो उस वक्त जो है वो मूवमेंट्स उभर करके आई इंडिया में ह्यूमन राइट्स की। तो जब मैं ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स इन इंडिया की बात करता हूं, हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि एनजीओज के द्वारा चलाई जाती हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल के द्वारा, या फिर जो हम देखते हैं कि जो विजिलेंट सिटीजन्स होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के रिलेटेड। तो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? वो मूवमेंट्स जो एनजीओज के द्वारा चलाई जा रही है। एनजीओज क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं। तो एनजीओज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और उन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो मूवमेंट्स चलाई गई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के रिलेटेड, उन्हीं मूवमेंट्स को हम ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स कहते हैं। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्यों चलाई गई, सरकार ने क्यों नहीं चलाई? तो बेसिकली लोगों के राइट्स को भी सरकार ही वायलेट कर रही थी। तो सरकार कैसे चला सकती है ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स, जब सरकार आर्बिट्रेरी तरीके से किसी को अरेस्ट कर रही है, किसी को बोलने नहीं दे रही है, किसी को जेल में डाला जा रहा है, किसी के ह्यूमन राइट्स जो है वो सप्रेस हो रहे हैं? तो सरकार थोड़ी ना चलाएगी। सरकार क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी? तो सरकार नहीं चलाएगी इन मूवमेंट्स को। तो बेसिकली ये मूवमेंट्स जो थी सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि सरकार ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही थी, इसलिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाई गई, एनजीओज के द्वारा चलाई गई, विजिलेंट सिटीजन्स के द्वारा चलाई गई, कई सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा चलाई गई। तो इन्हीं मूवमेंट्स को जो है हम ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स कहते हैं। इनको दो ऑब्जेक्टिव्स से चलाया गया, मतलब कि ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स के पीछे दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव्स ये था कि जो विक्टिम है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, मतलब कि जिन लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली अगर किसी के ह्यूमन राइट्स, जैसे इंडिया में कई सारे लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए 1970s या 80s के दौरान, जब नेशनल इमरजेंसी लगी, तो कई सारे लोगों के ह्यूमन राइट्स यहाँ पे वायलेट हुए, तो उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स को चलाया गया। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स कर सकें, जो कि यूडीएचआर के अंडर दिए गए हैं। 1948 का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आता है, उसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है उनको इन्फोर्स करवाया जाए। तो जो ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो ह्यूमन राइट्स दिए गए थे 1948 में, उनको हम पूरी दुनिया के अंदर और खास करके इंडिया के अंदर भी इन्फोर्स करवा सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है उनके फादर कौन है इंडिया में? तो जस्टिस पीएन भगवती को जो है वो फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इन इंडिया कहा जाता है। जस्टिस पीएन भगवती, नाम सुना होगा आपने, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। जो जस्टिस पीएन भगवती थे उनको फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट कहा जाता है इंडिया में, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट किया और जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल किया लोगों के ह्यूमन राइट्स उनको देने के लिए, लोगों के ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। और उसी के साथ साथ जस्टिस पीएन भगवती ने आर्टिकल 21 का स्कोप जो था ना वो एक्सपैंड कर दिया। कई सारी लिबरल इंटरप्रिटेशंस देके जस्टिस पीएन भगवती ने आर्टिकल 21 का जो स्कोप है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में बताया है कि आर्टिकल 21 का स्कोप कैसे एक्सपैंड हुआ। जैसे कि आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, और राइट टू लाइफ के अंदर सब कुछ आ जाता है, सारे के सारे ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर हमारे सारे के सारे राइट्स आ जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ की बात करता है और जिंदगी जीने के अधिकार की बात करता है। हम डिग्निटी से अपनी जिंदगी जी सकें, हम इज्जत से अपनी जिंदगी जी सकें, उसकी बात करता है। और हम राइट टू लाइफ जो है हमारा, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। मतलब कि हम जब इज्जत से जिंदगी जीने की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास इक्वालिटी भी होनी चाहिए, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होनी चाहिए, हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी होनी चाहिए, हमारे पास फ्रीडम ऑफ कल्चर भी होनी चाहिए, हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी होना चाहिए। सो आर्टिकल 21 का स्कोप जो है वो वाइडर करने की कोशिश की जस्टिस पीएन भगवती ने।
और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर सिर्फ आर्टिकल 21 ही हमें दिया होता तो भी आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके, इसकी लिबरल इंटरप्रिटेशंस करके हमें सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे बाकी फंडामेंटल राइट्स दे दिए होते, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर सारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास राइट टू इक्वालिटी नहीं होता जो 14 से 18 तक आता है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, अगर हमारे पास राइट टू फ्रीडम नहीं होता जो 19, 20, 21 में आता है, 19, 20 में आता है, जो अगर हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता जो 23, 24 में आता है, हमारे पास अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होता जो 25, 26, 27, 28 में आता है, हमारे पास कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स अगर नहीं होते जो कि 29, 30 में आते, फिर भी हमें सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके ये सारे राइट्स देता, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर ये सब आ जाता है। इतना बड़ा वाइडर स्कोप है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 की लिबरल इंटरप्रिटेशन देके सुप्रीम कोर्ट हमें सारे राइट्स दे देता। तो इसलिए आर्टिकल 21 की लिबरल इंटरप्रिटेशंस करके जस्टिस पीएन भगवती ने इसका स्कोप एक्सपैंड करने की कोशिश की। जैसे कि हमें यहां पे राइट टू प्राइवेसी प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 21 के अंदर, हमें जो है यहां पे राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया, हमें जो है यहां पे राइट टू फ्री लीगल एड दिया गया। तो इस तरीके से हमें कई सारे राइट्स, राइट टू एजुकेशन, तो कई सारे राइट्स जो है वो आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अस अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फर्ड राइट्स। सो जस्टिस पीएन भगवती को इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स का फादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल किया और आर्टिकल 21 का स्कोप एक्सपेंड करने की कोशिश की लिबरल इंटरप्रिटेशन से। उसके बाद हम देखते हैं कि दिस लीगेसी वाज कैरिड आउट बाय वेरियस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एनजीओस, जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड अदर विजिलेंट सिटीजन्स। तो बेसिकली उसके बाद ये जो लीगेसी थी, ये जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स थी, इनको कैरी आउट करने का काम बहुत सारे एनजीओस ने किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिसेस ने किया, उसी के साथ साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने किया, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि विजिलेंट सिटीजन्स के द्वारा किया। तो ये जो ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो अवेयरनेस थी, ह्यूमन राइट्स को जो कैरी आउट किया, इन मूवमेंट्स को जो कैरी आउट करने का काम किया जस्टिस पीएन भगवती के बाद, तो वो कई सारे जस्टिसेस ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस आते थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आते थे, एनजीओस आते थे, विजिलेंट सिटीजन्स आते थे। तो इन्होंने भी इनको कैरी आउट करने का काम किया, इस लीगेसी को कैरी आउट करने का काम किया। उसके बाद हम देखते हैं इन लेट 20th सेंचुरी इंडिया विटनेस्ड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। तो लेट 20th सेंचुरी में, मतलब कि 1970s और 80s के दौरान हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गई। क्यों स्टार्ट हुई इस टाइम पे? क्योंकि इस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, और नेशनल इमरजेंसी के अंदर लोगों का सप्रेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का, लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट कर दिए गए थे। इंदिरा गांधी ने अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दिया था, लोगों के ह्यूमन राइट्स सप्रेस कर दिए गए थे, लोगों के राइट टू लाइफ वायलेट हो रहे थे, लोगों का जीने का अधिकार वायलेट हो रहा था, राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा था, लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा था। सो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द लार्ज नंबर ऑफ राइट्स हैज बीन सप्रेस्ड, हैज बीन वायलेटेड, और उसी के रिलेटेड हमें देखने को मिलता है कि उसी का ये क्या था, रिजल्ट था कि लेट 20th सेंचुरी में हमें ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स देखने को मिलती है इंडिया में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी 1975 टू 77, जब हिंदुस्तान में नेशनल इमरजेंसी लगती है 1975 से लेकर 1977 तक, 1975 से लेकर 1977 के बीच में, जो कि कांग्रेस ने लगाई थी नेशनल इमरजेंसी, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाई थी। इंदिरा गांधी का क्या बोलते हैं, एक कॉन्फ्रंटेशन या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। उसी के साथ साथ इंदिरा गांधी की जो अध्यक्षता थी उसको रद्द कर दिया गया था, इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने 1975 से लेकर 1977 के बीच में इमरजेंसी लगा दी हिंदुस्तान में, और उस इमरजेंसी के दौरान कई सारे लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए। इंदिरा गांधी ने अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दिया, उनके ह्यूमन राइट्स को सप्रेस किया, वायलेट किया। तो उसी का ये रिजल्ट था कि हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड अवेयरनेस आने लगी इंडिया में, जब लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट होने लगे, और उसी के साथ साथ सेंसिटाइजेशन ऑफ पीपल रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। लोग जो है वो सेंसिटिव होने लगे ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, कि उनके पास राइट टू लाइफ है, उनके पास इक्वालिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है। तो लोगों के जब ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए तो फिर लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, और फिर ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुई, और हम देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी में सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। तो आइए अभी हम अलग अलग जो ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स इंडिया में उभर करके आई उनको डिस्कस करते हैं। सो मेजर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स इन इंडिया। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिविल लिबर्टीज की मूवमेंट्स, सिविल लिबर्टीज मूवमेंट। तो इंडिया में सिविल लिबर्टी के रिलेटेड कई सारी मूवमेंट्स उभर करके आई, और बेसिकली सिविल लिबर्टीज मूवमेंट के अंदर सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही थी। तो सिविल राइट्स की जो वायलेशन हो रही थी उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही थी। तो हम देखते हैं कि मिड 1970s में क्या होता है, खास करके 1975 के आसपास जयप्रकाश नारायण, जो कि एक मास लीडर थे, एक सोशलिस्ट लीडर थे, एक गांधीयन लीडर थे, उन्होंने क्या किया, एक मेजर एजिटेशन लॉन्च किया मिस गांधी के अगेंस्ट। तो बेसिकली 1975 के आसपास जयप्रकाश नारायण, जो कि
इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मेजर एजिटेशन, एक प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं जयप्रकाश नारायण, जिनको आप लोग जानते होंगे। वो एक सोशलिस्ट लीडर थे, एक मास लीडर थे, एक गांधीयन लीडर थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ, मिस गांधी का मतलब यह है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मेजर एजिटेशन, एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया। जिस तरीके से इंदिरा गांधी की रेजिम के अंदर नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे थे, तो उसी के रिलेटेड जो है वो जयप्रकाश नारायण ने एक एजिटेशन लॉन्च किया। और जयप्रकाश नारायण जो है वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो है एक प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रही थी ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं, एक अपना ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में, तो पहला ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बनता है इंडिया में, जिसको हम पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स के नाम से जानते हैं, PUCLDR। तो 1976 में क्या होता है, एक पहला ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बनता है इंडिया में, जिसको हम पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स के नाम से जानते हैं। और उसी के बाद क्या होता है, इसी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स में से एक पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन उभर करके आता है, जिसको हम PUCL कहते हैं, जो कि 1980 में उभर करके आता है। तो बेसिकली ये जो PUCLDR बनाया गया था 1976 में JP नारायण के द्वारा, उसी में से जो है वो ये PUCLR उभर करके आता है 1980 में। PUCLR का क्या मतलब था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो NGO था, ये काफी पॉपुलर बनता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, और ये हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स के डोमेन में काफी काम करता है। सो बेसिकली ये मोस्ट पॉपुलर NGO के रूप में उभर करके आता है इंडिया में, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा था। तो मैंने आपको ये बताया कि JP नारायण ने पहला ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको हम PUCLDR के नाम से जानते हैं। उसी में से एक और ऑर्गेनाइजेशन उभर करके आता है, जिसको हम पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के नाम से जानते हैं, जो कि 1980 में उभर करके आता है, और ये काफी पॉपुलर होता है, और फिर ह्यूमन राइट्स के डोमेन में ये काफी काम करता है ये NGO PUCLR। जैसे कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट ये काम करता है, फोर्स लेबर के अगेंस्ट ये काम करता है, सती प्रथा के अगेंस्ट ये काम करता है, राइट टू फूड और हेल्थ के लिए ये काम करता है, और कई सारी ह्यूमन राइट्स के लिए ये जो PUCL था ये काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्कड विद वेरियस NGOs एंड कोऑपरेटेड विद NHRC एंड SHRC फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। तो ये जो NGO था PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इसने जो है वो काफी NGOs के साथ काम किया, और उसी के साथ साथ ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ NHRC, जिसको हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, और SHRC, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, उसके साथ ये मिलके काम करता है, और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसको प्रमोट करने का काम करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से PUCL ने ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया, और किस तरीके से NHRC के साथ, SHRC के साथ कोलैबोरेशन में मिलके काम किया, ताकि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिविल लिबर्टीज मूवमेंट्स चलती हैं ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग इंडिया। उसके बाद इसके अंदर आती है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। तो ह्यूमन राइट्स के अंदर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स भी आती है। तो ये जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स है ना, ये ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर आती हैं। तो बेसिकली आपको ये लग रहा होगा कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स का ह्यूमन राइट्स से क्या लेना देना है, तो लेना देना है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स किस लिए चलाई गई थी, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा था। हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन उस डेवलपमेंट के नाम पे कई सारे जंगल काटे जा रहे थे, इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा था, डैम्स बनवाए जा रहे थे, और डैम्स बनाते बनाते क्या किया जा रहा था, जो लोग वहां पे रहते थे उनको वहां से शिफ्ट कर दिया जा रहा था, उनके घर जो थे वो उजाड़े जा रहे थे, फॉरेस्ट को जो है वो क्या बोलते काटा जा रहा था। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के ऊपर इंपैक्ट डालती थी। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर क्या होता है, डैम बनाए जाने लगते हैं, और डैम बनाते बनाते जो लोग वहां पे रहते थे उनके घर उजाड़ दिए गए, और उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, वहां से उनको मतलब कि शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह पे, और फिर दूसरी जगह पे उनके लिए रहने के लिए कोई घर वगैरह नहीं बनाए गए। तो उससे लोगों के जो ह्यूमन राइट्स थे वो वायलेट हुए, राइट, उनका राइट टू शेल्टर वायलेट हुआ। उसी के साथ साथ जब आप जंगल काट देते हैं डेवलपमेंट के लिए, और जब आप इन्वायरमेंट का मतलब बहुत नुकसान करते हैं, जंगल काट देते हैं, तो इससे हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, या फिर जो हमारा राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है वो वायलेट होता है। हमें ऑक्सीजन चाहिए जंगलों से, उसी के साथ साथ प्रदूषण बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन राइट्स यहाँ पे, कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन राइट्स यहाँ पे वायलेट होते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स थी, ये अगेंस्ट थी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के विच इग्नोर्ड नेचुरल एंड क्लाइमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो जिस तरीके से भारत के अंदर लगातार
डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे थे, डैम्स बनवाए जा रहे थे, सड़कें बनवाई जा रही थी, टनल्स बनाए जा रहे थे, टनल्स निकाले जा रहे थे। तो उससे क्या हुआ, उससे इन लोगों ने ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पे नेचुरल और क्लाइमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया कि उसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्लाइमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप टनल निकाल रहे हैं, एक पहाड़ के नीचे से टनल निकाल रहे हैं, हो सकता है कि वो पूरा पहाड़ गिर जाए। आप अगर क्या बोलते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को, जो हिमालयाज के अंदर जो सेंसिटिव जोन है, अगर वहां पे आप उन पहाड़ों को खोद रहे हैं तो वहां पे लैंडस्लाइडिंग जैसे इश्यूज हो सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जोशीमठ उत्तराखंड में क्या हुआ, वहां पे जिस तरीके से क्या बोलते हैं, हिमालयाज के अंदर वहां पे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी, तो उससे पूरा का पूरा जो जोशीमठ था वो नीचे आ गया, वहां पे स्लाइडिंग हो गई। तो बेसिकली आपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया, लेकिन आप जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो क्लाइमेटिक कंसर्न्स हैं, उनको आप निगेट कर रहे हो, उनको आप कंसीडरेशन में नहीं ले रहे हो। आप एक जंगल में से सड़क निकाल रहे हो, वहां पे हजारों पेड़ काट रहे हो, लेकिन क्या आप कहीं अलग जगह पे पेड़ लगा रहे हो? तो बेसिकली आप डैम्स बनवा रहे हो, डैम्स बनाते वक्त तुम वहां से लोगों को शिफ्ट कर रहे हो, वहां पे लोगों के घर उजाड़ रहे हो। तो बेसिकली यहां पे ये मूवमेंट्स इसलिए उभर करके आई क्योंकि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे ना, वहां पे environmental and climatic and natural consequences was negated and उनको इग्नोर कर दिया गया था, उनको निगेट कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, जैसे चिपको मूवमेंट चलाई जाती है 1971 में। तो 1971 में हम देखते हैं कि उत्तरांचल में, मतलब कि उत्तराखंड में एक चिपको मूवमेंट चलाई जाती है। चिपको मूवमेंट क्या थी कि वहां पे फॉरेस्ट्स को काटा जा रहा था, एक कंपनी को ठेका दिया गया था और वो कंपनी जो थी वो लगातार वहां पे फॉरेस्ट्स को वहां पे काट रही थी। तो वहां पे लोगों ने जो है वो फॉरेस्ट्स को गले लगाना स्टार्ट कर दिया। वहां पे कुछ वुमेन्स उभर करके आई, वहां पे कुछ गाँव में वुमेन्स रहती थी और उन्होंने क्या किया, जिस भी पेड़ को काटा जाता वो उनको उस पेड़ को गले से लगा देती थी। तो एक तरह का ये प्रोटेस्ट था और उसके बाद फिर सरकार को जो है वो उस कंपनी को जिसको ठेका दिया था कि तुम जंगल काट सकते हो, वो फिर ठेका उसका कैंसिल कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया। उसके बाद एपिको मूवमेंट आती है जो कि कर्नाटक में चलाई जाती है 1983 में। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन आता है 1985 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि कई सारे डैम्स प्रोजेक्ट बनाने का ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, तो कई सारे डैम्स बनवाए जा रहे थे। अब जब डैम्स बनवाए जा रहे थे तो वहां पे जो पॉपुलेशन रहती थी तो उनके जो घर थे वो उजाड़े जा रहे थे। उसमें हम देखते हैं कि लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा था। तो लोगों के पास अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लोग कहां पे रहेंगे अगर वहां पे आप डैम्स बनवा रहे हो, लोगों के घर उजाड़ रहे हो। कोई प्लान नहीं था सरकार के पास कि जिन लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं उनको शिफ्ट कहां पे करना है। तो कई सारे उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे थे। जैसे साइलेंट वैली मूवमेंट आती है कर्नाटका में 1973 में। उसके बाद हम देखते हैं एंटी तैरी डैम मूवमेंट आती है 1967 में। तो ये कुछ मूवमेंट्स थी, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स जो थी इंडिया में उभर करके आती है ह्यूमन राइट्स के अंदर। उसके बाद थर्ड हमारे पास यहाँ पे वुमेन्स मूवमेंट्स आती हैं, मतलब वुमेन्स के जो इश्यूज थे, वुमेन्स के जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी इंडिया में, उसके रिलेटेड 1970s के आसपास ये इमर्ज होती हैं। 1970s के आसपास ये मूवमेंट्स उभर करके आती हैं इंडिया में। तो जिस तरीके से हमारे भारत के समाज के अंदर वुमेन्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है और हो रहा था, उस तरीके से उसको देखते हुए हमारे यहाँ कई सारी वुमेन्स के मूवमेंट्स इमर्ज होकर आती हैं। जैसे कि वुमेन्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी इंडियन सोसाइटी के अंदर। कई सारी प्रॉब्लम्स थी वुमेन्स के रिलेटेड, कई सारी जगहों के ऊपर कई सारे इश्यूज थे जहाँ पे वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था या वुमेन्स के अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होती थी। जैसे हमारे समाज के अंदर डाउरी का सिस्टम था, दहेज की प्रथा थी, हमारे पास पर्दा सिस्टम था, घूंघट डाल के आपको अपने ससुर के सामने जाना है या फिर सास के सामने जाना है। चाइल्ड मैरिज थी, राइट, घूंघट डाल के सिर्फ ससुर के सामने नहीं जाना है बल्कि आपको पूरे गांव में घूंघट डाल के रखना है। चाइल्ड मैरिज थी, छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस थी, तो घर में औरतों के साथ वायलेंस होती थी, मारपीट होती थी, हस्बैंड मारता था, ससुर और सास मारते थे। सेक्सुअल हरासमेंट थी, सेक्सुअल तरीके से उनको हरास किया जाता था। एसिड अटैक्स हो रहे थे वुमेन्स के ऊपर, रेप हो रहा था वुमेन्स का, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा था, महिलाओं को खरीदा और बेचा जा रहा था, उनका ट्रैफिकिंग हो रहा था सेक्सुअल पर्पस के लिए। पे गैप था, मर्दों को ज़्यादा सैलरी मिलती थी, औरतों को कम मिलती थी, मर्दों को ज़्यादा वेजेस मिलते थे, औरतों को कम मिलते थे। ट्रोलिंग होती थी उनकी सोशल मीडिया के ऊपर या अलग अलग जगह पे। इशू ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, तो रिप्रोडक्टिव राइट्स के रिलेटेड कई सारे उनके इशूज़ थे। तो ये सारे इशूज़ थे जिसकी वजह से वुमेन्स के रिलेटेड मूवमेंट्स उभर करके आई इंडिया में। ये अभी भी इशूज़, कई सारे इशूज़ जो हैं हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, अभी भी हमारी सोसाइटी का माइंडसेट वैसा ही है। अभी भी हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं, आपको पता होगा। लेकिन ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन वुमेन्स के साथ हो रही थी, ये जो इश्यूज थे, इसके रिलेटेड जो है वो वुमेन्स की मूवमेंट्स उभर करके आती हैं इंडिया में। और ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड वुमेन्स मूवमेंट उभर करके आती है कि ह्यूमन राइट्स को जो है वो इन्फोर्स करना चाहिए। और जो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं वो इंप्लीमेंट होने चाहिए, वो इन्फोर्स होने चाहिए। तो बहुत सारे एनजीओस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके लिए काम किया, इन मूवमेंट्स को इनिशिएट किया। और अभी भी कई सारे एनजीओस और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या बोलते हैं, वुमेन्स के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ अदर मूवमेंट्स आती हैं
अदर मूवमेंट्स की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि मूवमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो बेसिकली चाइल्ड राइट के रिलेटेड जो है वो कुछ मूवमेंट्स उभर करके आती हैं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों के कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि उनका अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, सॉरी उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, चाइल्ड लेबर को जो है वो बंद करना है, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इंडस्ट्रीज में काम नहीं करवाना है, हजार्डियस फैक्ट्रीज के अंदर उनसे काम नहीं करवाना है, बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर उनसे काम नहीं करवाना है, जिससे कि उनकी हेल्थ जो है वो प्रभावित हो जाए। तो चाइल्ड राइट्स के रिलेटेड भी कई सारी मूवमेंट्स इंडिया में इनिशिएट होती हैं, उभर करके आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि LGBTQIA कम्युनिटी के रिलेटेड भी मूवमेंट्स इंडिया में उभर करके आती हैं, जैसे लेस्बियंस होते हैं, गे होते हैं, उसी के साथ साथ बाइसेक्सुअल होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, राइट। तो ये अलग अलग जो हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो फिर जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने कई सारी मूवमेंट्स को इनिशिएट किया, उनके रिलेटेड, उनके राइट्स के रिलेटेड इक्वालिटी उन्होंने डिमांड की, उन्होंने राइट्स को डिमांड किया, उन्होंने फ्रीडम को डिमांड किया। तो उनके राइट्स के रिलेटेड कई सारी मूवमेंट्स इंडिया में उभर करके आती हैं कि LGBTQ कम्युनिटी जो है, जो लेस्बियंस हैं, बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांसजेंडर, इनके भी कुछ राइट्स हैं, इनको भी समाज के अंदर जिस तरीके से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिस तरीके से गे को या लेस्बियन को या ट्रांसजेंडर को गाली समझा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इनके भी कुछ राइट्स हैं, इनके भी कुछ फ्रीडम्स हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करनी है, इनके ह्यूमन राइट्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब मूवमेंट्स इंडिया में उभर करके आती हैं ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवमेंट्स समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।